हेलो व्यूअर। आज हम इस वीडियो में कार्डियोवास्कुलर टॉपिक को फॉरवर्ड करेंगे एंड यहाँ पे हम ईसीजी, ब्लड प्रेशर एंड कार्डियक साइकिल कैसे होता है ये हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द कार्डियक साइकिल। सो the heart, the main function of the heart is to maintain the constant circulation of blood throughout the body, and it acts as a pumping organ, and these pumping action of the heart is consist or perform in a series of event, and that is known as cardiac cycle. During each heartbeat or each cardiac cycle, the heart contract and then relax. The period of contraction is called as systole and the period of relaxation is called as diastole. And the cardiac cycle consists of basically 3 stages, and each cycle consists of about or lasting of about 0.8 सेकेंड पर मीन्स 1 सेकेंड से भी कम रह रहा है। तो पहला जो है वो है आर्टेरियल सिस्टोल, जो कि इट इज़ द कॉन्ट्रक्शन ऑफ द आर्टेरिया। देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल मीन्स इट इज़ द कॉन्ट्रक्शन ऑफ द वेंट्रिकल, एंड देन कॉम्प्लीट कार्डियक डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन ऑफ द आर्टेरिया एंड वेंट्रिकल्स। तो सिंपली टर्म सिस्टोल मीन्स आता है कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल मीन्स आता है रिलैक्सेशन। एंड यहाँ पे एक कार्डियक साइकिल का जो इवेंट है उसे डिवाइड किया गया है। आर्टेरियल सिस्टोल मीन आर्टेरी कंट्रैक्ट होगा, उसका जो टाइम पीरियड है वो 1 सेकेंड का रहता है। लाइन वेंट्रिकुलर सिस्टोल मीन्स जो वेंट्रिकल्स रहता है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसका टाइम पीरियड इंटरवल रहता है 0.3 सेकेंड। और जो टोटल जो रिलैक्सेशन आर्टेरिया एंड वेंट्रिकल का जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ था वो रिलैक्स हो जाएगा, उसका जो टाइम पीरियड है वो है कॉम्प्लीट कार्डियक डायस्टोल मीन्स एक बार फिर से वो कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए रेडी रहेगा, और वो टाइम रहता है 0.4 सेकेंड। और मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। तो सुपेरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा से जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है राइट एट्रियम में, एंड एट द सेम टाइम जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है लेफ्ट एट्रियम में। तो सिंपली पहले जो प्रोसेस है आर्टेरियल सिस्टोल में, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में फिल हो रहा है। कहाँ से? सुपेरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल हो रहा है राइट एट्रियम में, एंड देन और एक यहाँ पे जो पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में फिल हो रहा है। और इस इवेंट को करने के लिए उसे बस 0.1 सेकेंड का टाइम चाहिए, और इस प्रोसीजर को बोलते हैं आर्टेरियल सिस्टोल। एंड देन दूसरी स्टेप में क्या होता है, जो आर्टरी में जो ब्लड फील हुआ था वो वेंट्रिकल्स में वो सब वेंट्रिकल्स में पहुंचेगा। वो कैसे पहुंचेगा? पहले तो वो ऐसे नोड से वो इम्पल्स जनरेट होता है, उसके बाद एवी नोड को जाता है। एवी नोड में बंडल ऑफ हिस रहता है बीच वाले पार्ट में, और बीच वाले बंडल ऑफ हिस की सहारे वो परकेंजी फाइबर तक जाता है, और जो वेंट्रिकल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे ये जो ब्लड जो है जो आर्टेरियम राइट आर्टेरियम है लेफ्ट आर्टेरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल को पुशअप करने के लिए उसे बस 3 सेकेंड का टाइम चाहिए, और वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए 3 सेकेंड का टाइम चाहिए, और इसे बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और ये वेंट्रिकुलर सिस्टम होने से क्या होगा, राइट वेंट्रिकल से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होकर वो जाता है पल्मोनरी आर्टरी को ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होकर वो एरोटा में डिफरेंट ऑर्गन को सप्लाई करता है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट होता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में, एंड जो कि एरोटा के थ्रू ब्लड जो है वो सप्लाई करता है डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी को। एंड आफ्टर दैट द आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स आर क्लोज। उसके बाद वो जो वाल्व रहता है आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, जो कि बाइकस्पिड वाल्व एंड ट्राइकस्पिड वाल्व है, वो क्लोज हो जाता है टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द आर्टेरिया। Then after contraction of the ventricles, there is a complete cardiac diastole. It means it is a period of 0.4 seconds when arteria and ventricles are completely relaxed. And during this time, the myocardium means the heart muscles or middle layer of the heart, and recover until it able to contract again, and then arteria refill in the preparation of the next cycle. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आर्टेरियल सिस्टम में 0.1 सेकेंड टाइम टेक इन कर रहा है, उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टम में 0.3 सेकेंड टाइम टेक इन कर रहा है, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद ये कार्डियक डायस्टोल में क्या होता है, ये जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ था यहाँ पे रिलैक्स हो जाएगा। कितने टाइम तक?
0.4 सेकंड तक। 0.4 सेकंड के बाद वो फिर से एक साइकिल करने के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। एंड यहाँ पे देख सकते हो ये इंफीरियर वेना कावा सुपीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में आता है। एंड यहाँ पे जो पल्मोनरी वेन से यहाँ पे लेफ्ट आर्टरियम में आता है एंड उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल को जाता है। एंड उसके बाद ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये यहाँ पे एरोटा रहता है, एरोटा के थ्रू ये जाता है और डिफरेंट ऑर्गन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सप्लाई करता है। एंड नेक्स्ट आते हैं हार्ट का साउंड। और ये हार्ट का साउंड जो है उसे दो नाम दिया गया है, एक है लूप एंड दूसरा जो है लूप। तो फर्स्ट साउंड जो है वो लूप है, वो कि एक फेयरली साउंड है, मीन्स लाउड साउंड है। और ये किसकी वजह से ये जनरेट होता है? ड्यू टू क्लोजर ऑफ द आर्टेरियोवेंट्रिकुलर वाल्व। आर्टेरियोवेंट्रिकुलर वाल्व मीन्स द बाइकस्पिड वाल्व एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। दिस कॉरेस्पॉन्डेंट विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और ये क्या कराता है? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कराता है। नेक्स्ट द second sound is doof and that is due to softer and closure of the aortic and pulmonary valve, जो कि सेकेंड स्टेप ऑफ सर्कुलेशन में होता है, जो कि एरोटिक वाल्व जो और पल्मोनरी वाल्व ये क्लोज होने की वजह से ये सेकेंड साउंड जो है डूप साउंड जो है वो जनरेट होता है। और ये क्या कराता है? ये कराता है आर्टेरियल सिस्टोल मीन्स आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट आते हैं कार्डियक आउटपुट। और कार्डियक आउटपुट मीन्स इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम द हार्ट एंड द अमाउंट ऑफ एक्सपेल बाय ईच कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल इज कॉल्ड एज स्ट्रोक वॉल्यूम। एक साइकिल में जो कि 0.8 सेकेंड का रहता है, एक साइकिल में जो ब्लड इजेक्टेड होगा और जो ब्लड निकलेगा हार्ट से वो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। और एक मिनट में जो ब्लड वॉल्यूम निकलेगा वो हो जाएगा कार्डियक आउटपुट। एक साइकिल में जो कि 0.8 सेकेंड वाला जो साइकिल है उसमें जो ब्लड वॉल्यूम निकलेगा वो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। एंड जो टोटल एक मिनट में जो आएगा वो होता है कार्डियक आउटपुट। तो सिंपली कार्डियक आउटपुट इज एक्सप्रेस इन लीटर्स पर मिनट एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द स्ट्रोक वॉल्यूम बाय द हार्ट रेट। तो सिंपली द कार्डियक आउटपुट फार्मूला इज स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू द हार्ट रेट। And we know in a healthy adult at resting state the stroke volume is approximately 70 ml, and if the heart rate is 72 beats per minute, then the calculation comes out is 70 into 72 equal to 5040 मीन्स लगभग 5 से 6 लीटर ऑफ ब्लड जो है वो पर मिनट कार्डियक आउटपुट कराता है हार्ट और हार्ट से निकलते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि इतना ब्लड कहाँ से आया, क्योंकि ये रिसाइकिल प्रोसेस है तो ये टोटल कैलकुलेट होता है, जैसे कि किडनी का जो वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं हम। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रिकल चेंजेस इन दी हार्ट। एज यू नो आवर बॉडी फ्लूइड एंड टिश्यू आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी विद इन द हार्ट कैन बी डिटेक्टेड बाय द अटैचिंग द इलेक्ट्रोड इनटू द सरफेस ऑफ द बॉडी। हम इलेक्ट्रोड्स बॉडी में लगा के हम जो हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है हम डिटेक्ट कर सकते हैं, और उसे डिटेक्ट करने के लिए हम एक एपरेटस यूज करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जो मॉनिटर में और जो डिस्प्ले में ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का जो एक्टिविटी शो करेगा उसे बोलते हैं ऑसिलोस्कोप स्क्रीन। पहले पेपर पे यूज होता था लेकिन आजकल पेपर यूज नहीं होता। तो नॉर्मली द ECG ट्रेसिंग शो 5 वेव्स एंड दैट इज द P, Q, R, S एंड T। ये टोटल ECG प्रोसेस को 5 वेव से डिस्क्राइब किया जाता है। P वेव जो है वो एंड दिस P वेव अराइज व्हेन द इम्पल्स फ्रॉम द SO नोड्स। ऐसे नोड से जब इम्पल्स जनरेट होता है ये P वेव बनता है। एंड उसके बाद QRS जो है वो रिप्रेजेंट करता है वेरियस रैपिड स्प्रेड ऑफ द इम्पल्स फ्रॉम द AV नोड थ्रू द AV बंडल एंड Purkinje फाइबर एंड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द वेंट्रिकुलर मसल। तो सिंपली यहाँ पे समझो ऐसे नोड से जो इम्पल्स और जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा उससे बनेगा ये P। एंड उसके बाद ये ऐसे नोड से जो जाएगा AV नोड तक उसमें बनेगा ये QRS वाला कॉम्प्लेक्स। एंड देन आएगा
टी टी वेव जो है वो कॉम्प्लीटली वेंट्रिकल्स जो है वेंट्रिकुलर मसल जो है वो रिलैक्स होने के बाद एक वेव बनेगा। तो सिंपली ऐसे नोड से जो सिग्नल जनरेट होता है उससे बनेगा पी वेव, देन बनेगा क्यू आर एस वेव ड्यू टू transfer of that electrical impulse from SA node to AV node, and then the relaxation of ventricles cause the T wave। तो यहाँ पे सिंपली समझा जाए तो पी वेव जो है वो आर्टेरियल डीपोलराइजेशन की वजह से होता है। आर्टेरियल डीपोलराइजेशन मीन्स कॉन्ट्रैक्शन। देन क्यू आर एस जो है वो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की वजह से होता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। देन होता है टी वेव। टी वेव जो है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन मीन वेंट्रिकल्स रिलैक्स होने की वजह से ये वेव बनता है। यहाँ पे देख सकते हो डीपोलराइजेशन मीन्स जो कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद ये लॉन्ग वेव बन रहा है, एंड रिपोलराइजेशन मीन रिलैक्सेशन होने के बाद ये डाउनफॉल जो वेव बन रहा है। ये दो इंडिकेट करता है ईसीजी का डायग्राम में, एक है डीपोलराइजेशन एंड दूसरा जो है रिपोलराइजेशन। तो हम ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं कि नॉर्मल जो ईसीजी है वो कैसे परफॉर्म होता है और कैसे जो ओसिलोस्कोप मॉनिटर में वो कैसे किस तरीके से दिखाई देता है। तो नेक्स्ट आते हैं ब्लड प्रेशर की ओर। ब्लड प्रेशर मीन्स ये जो ब्लड वेसल्स है उसमें जो प्रेशर जनरेट होता है वो होता है ब्लड प्रेशर। एंड ये जो है दो तरीके का रहता है, एक है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड दूसरा जो है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मीन्स द प्रेशर एक्सर्टेड ड्यूरिंग द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन, एंड द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मीन्स द प्रेशर और द मैक्सिमम प्रेशर व्हिच इज अराइजेस फ्रॉम द वेंट्रिकल्स व्हेन वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स्ड। तो ये ब्लड प्रेशर का जो यूनिट रहता है जो मेजर करते हैं हम वो है mmHg, जो कि मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी रहता है स्पाइगमोमानोमीटर में। एंड नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो 120 से 80 mm ऑफ Hg रहता है। हियर द सिस्टोलिक प्रेशर इज 120 mm Hg एंड द डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 mm एंड Hg। एंड ये जो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर का जो डिफरेंट रहता है उसे बोलते हैं पल्स प्रेशर, और उसे बोलते हैं पल्स प्रेशर मीन्स 120 माइनस 80 जो हो गया यहाँ पे 40, तो यहाँ पे 40 mmHg जो है वो होता है पल्स प्रेशर। नेक्स्ट आते हैं फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड प्रेशर में, एंड यहाँ पे जो है वो कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, ये दो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कार्डियक आउटपुट जो है द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय हार्ट पर 1 मिनट, 1 मिनट में जो ब्लड इजेक्टेड हो रहा है हार्ट से वो होता है कार्डियक आउटपुट। एंड नॉर्मल एक साइकिल से जो ब्लड इजेक्टेड हो रहा है वो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। तो सिंपली कार्डियक आउटपुट इज स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू दी हार्ट रेट। एंड नेक्स्ट आते हैं पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस मींस जो ब्लड वेसल्स में कितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है और कितना ब्लड वेसल रेजिस्ट कर पा रहा है वो होता है पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस। एंड यहाँ पे ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर है वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर है अगर छोटा रह जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा ब्लड का, और अगर बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो गया है तो वो क्या करेगा, प्रेशर जो है वो धीरे रिलीज करेगा, मीन्स वो हाइपोटेंशन कराएगा हमें। नेक्स्ट आते हैं ब्लड वॉल्यूम, एंड एज सून एज द ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेस प्रेशर एक्सर्टेड अगेंस्ट द आर्टेरियल आर ऑल्सो इंक्रीजेस, मीन्स ब्लड वॉल्यूम भी हमारे बॉडी में नॉर्मल रहना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम जो है और आरबीसी वॉल्यूम जो है अगर बढ़ जाएगा तो भी ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं उसका मेथड की ओर, और द ब्लड प्रेशर जो है वो कार्डियक आउटपुट एंड पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस ये दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। इस कार्डियक आउटपुट मीन्स ब्लड जो है वो कितना, हार्ट जो है वो कितना ब्लड इजेक्टेड कर रहा है, और पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस में कितना प्रेशर जो है वो ब्लड में एग्जर्ट हो रहा है। तो सिंपली ब्लड प्रेशर का जो फार्मूला रहता है वो होता है कार्डियक आउटपुट प्लस पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस, एंड हियर द कार्डियक आउटपुट मीन्स द स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू दी हार्ट रेट। तो अगर एक क्लाइंट का जो 72 हार्ट रेट रहता है तो कार्डियक आउटपुट कितना हो गया उसका 70 × 72 इक्वल टू 5040 ml, मीन्स लगभग 5 लीटर का उसका जो कार्डियक आउटपुट है वो हो जाता है। एंड ब्लड प्रेशर में इंक्रीज विद द इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम इन ब्लड वेसल्स एज वेल एज बाय इंक्रीज इन हार्ट रेट। तो ब्लड प्रेशर जो है वो अगर आरबीसी लेवल बढ़ जाता है और ब्लड लेवल बढ़ जाता है उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, और हार्ट रेट बढ़ने की वजह से भी ब्लड प्रेशर जो है हमारे बॉडी में ज़्यादा हो सकता है।
नेक्स्ट आते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कैसे रेगुलेट होता है। एक भासोमोटर सेंटर पाया जाता है जो ब्रेन में, जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। लेकिन उससे पहले दो कैमो रिसेप्टर एंड बारो रिसेप्टर, ये जो है ब्लड वेसल सिस्टम में और आर्टेरियल सिस्टम में पाए जाते हैं, जो कि सेंसेशन जनरेट करता है और भासोमोटर को वो मैसेज देता है रिगार्डिंग द वासोकंस्ट्रिक्शन एंड वासोडाइलेशन। तो यहाँ पे दो रिसेप्टर जो है वो कैमो रिसेप्टर मीन्स ब्लड कंपोजिशन, मीन्स जैसे कि ब्लड का ऑक्सीजन लेवल हो गया, हीम लेवल हो गया, एंड उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल हो गया वो डिटेक्ट करता है और उसके रिगार्डिंग सेंसेशन देता है और सिग्नल देता है वासोमोटर सेंटर को। एंड बारो रिसेप्टर जो है वो क्या करता है, ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर है और उसका जो मतलब डायमीटर कंस्ट्रिक्ट है या डायलेट है, और उसकी जो प्रेशर रहता है उसको रिगार्डिंग वो मैसेज देता है वासोमोटर सेंटर को। एंड उसके बाद ये इम्पल्स जो है वो कैरी करके जाता है वासोमोटर सेंटर में, एंड उसके बाद जो है वो भासो डायलेट होना है, भासो कॉन्ट्रिक्ट होना है, ये एडजस्ट होके ब्लड प्रेशर जो है वो हमारे बॉडी में एडजस्ट करता है। तो सिंपली यहाँ पे ध्यान दो, केमो रिसेप्टर जो है ब्लड का केमिकल कंपोजिशन मेंटेन करने में मदद करता है, एंड बारो से रिसेप्टर जो है वो ब्लड का जो प्रेशर है उसे डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट आते हैं ऑल्टरेशन इन ब्लड प्रेशर, मीन्स ब्लड प्रेशर का डिफरेंट टाइप्स रहता है, जैसे कि हाइपरटेंशन पे यहाँ पे जो सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है, जैसे कि 190/140 mmHg रहता है। नेक्स्ट हो गया हाइपोटेंशन, यहाँ पे जो है ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत लो रहता है, जैसे कि उसका जो सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो 19 mmHg से कम रहता है। एंड नेक्स्ट थर्ड कंडीशन जो है वो है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, मीन्स जब एक इंसान मतलब खड़ा हो जाता है तो उसका जो ब्लड प्रेशर जो है वो सडनली मतलब डिक्रीज हो जाता है, लेकिन जब एक स्टेट में रहता है मतलब बैठा हुआ हो या लेटा हुआ हो तो उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, लेकिन अगर उसका पोस्चर चेंज हो गया, जैसे कि अगर बैठा हुआ है खड़ा हो गया, तो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो फट से डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए इसे पोस्चुरल हाइपोटेंशन भी बोलते हैं और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रिलिमिनरी असेसमेंट, मीन्स पहले ब्लड प्रेशर चेक करने से पहले हमें कुछ पेशेंट का कुछ एनालिसिस करना चाहिए, उसका प्रीवियस जनरेशन का, उसका जो लाइफस्टाइल का उसका एनालिसिस करना चाहिए, और पेशेंट डेटा जो है हमें एनालिसिस करना चाहिए, जैसे कि उसका कुछ हार्ट डिजीज़ है या नहीं, किडनी प्रॉब्लम है या नहीं, डायबिटिक है या नहीं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सर्जरी, एक्सरसाइज, कॉफ़ी इनटेक, स्मोकिंग, मेडिकेशन, इमोशन, ये सब हमें पहले असेसमेंट करना होगा। नेक्स्ट आते हैं, और जब हम ब्लड प्रेशर हम मेज़र करेंगे तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, एक्सरसाइज हो या कॉफ़ी हो या स्मोकिंग जो हो गया, ये सब एक्टिविटी एटलीस्ट 30 मिनट तक हमें नहीं करना होगा। 30 मिनट के अंदर ये सब एक्टिविटीज़ में हमें इन्वॉल्व होना नहीं है। तो जब तुम लोग बीपी चेक कराने के लिए जा रहे हो तो ये खास करके एक्सरसाइज, कॉफ़ी, स्मोकिंग, ये सब एक्टिविटीज़ जो है वो आधा घंटा तक करना ही नहीं। नेक्स्ट आते हैं, और हाइपरटेंशन और हाइपरटेंशन दोनों दो तरीके का जो ब्लड प्रेशर का कंडीशन रहता है उसे डिटेक्ट करने के लिए हमें असेसमेंट करना होगा। जैसे कि सर दर्द हो गया, चेहरे में थोड़ा फर्निशिंग मीन्स मतलब चेहरे में वार्निंग सेंसेशन सा फील होगा, नाजल ब्लीडिंग हो रहा होगा, वीकनेस होगा, फैटिक मीन्स थकावट लग रहा होगा, तो ये सब सिम्टम जो है वो हाइपरटेंशन का है। वैसे ही मतलब डिजीनेस और मेंटल कन्फ्यूजन, पेल मीन्स जो स्किन कलर है वो मतलब डिक्रीज हो जाता है, मेलानिन का इफेक्ट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। एंड नेक्स्ट जो है वो रेस्टलेसनेस मीन्स उसे बेचैनी सा फील होगा, उसकी वजह से ये जो सिम्टम है ये होता है हाइपोटेंशन का। तो हम ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, हम देखते हैं ग्राफिक्स के जरिए, और ग्राफिक्स के जरिए एनालाइज करते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है वो कैसे डिटेक्ट होता है और हमें कैसे ब्लड प्रेशर जो है वो मेजर करना चाहिए। तो हमें पहले क्या करना होगा, जो पेशेंट जो है अगर जो ब्लड प्रेशर जिसका हमें लेना है उसे तो हमें पहले एक चेयर में एक मतलब स्टेबल तरीके से उसे बैठा देना है, और पेशेंट को भी बोलना होगा कि उसे ठीक तरीके से मतलब कोऑपरेट करना होगा, जैसे कि वो हम ठीक तरीके से ब्लड प्रेशर उसका मेज़र कर सकें। तो पहले क्या करेंगे, ये जो
ये जो बेल्ट है उसे हम रैप करेंगे, उसके आर्म में एक हैंड के आर्म में रैप करेंगे। एंड उसके बाद ये जो मर्क्यूरी टेबल है और ये जो मर्क्यूरी मॉनिटर है उसे हमारे आंखों के सामने रखेंगे। और एक कफ रहता है, रबर कफ रहता है जिसके थ्रू हम प्रेशर देते हैं। उसमें हम प्रेशर देंगे लगभग 200 तक हम प्रेशर देंगे पहले। एंड उसके बाद हम ये ब्राकियल आर्टरी किसे बोलते हैं, ये जो हैंड का इसमें ये जो मिडिल में रहता है उसे बोलते हैं ब्राकियल आर्टरी। एंड ये ब्राकियल आर्टरी में हम क्या करेंगे, स्टेथोस्कोप को प्लेस करेंगे और उसके बाद हम साउंड सुनने की कोशिश करेंगे। पहले एक साउंड आता है, जोरों का साउंड आता है जो कि सिस्टोलिक प्रेशर रहता है। किस टाइम से तुम्हें वो साउंड सुनाई दिया वो तुम्हें नोटिस करना होगा, और किस टाइम में वो साउंड जो है वो बंद हो गया वो टाइम भी तुम्हें नोटिस करना होगा। अगर एक इंडिविजुअल नॉर्मल है तो उसका जो सिस्टोलिक साउंड है वो 120 के आसपास सुनाई देगा, और उसका जो डायस्टोलिक और जो साउंड जो है वो बंद हो जाएगा लगभग 80 के आसपास। तो उसका जो प्रेशर हो गया 120 से 80। तो तुम्हें ये स्टेप जो है वो ठीक तरीके से करना होगा। और एक चीज़ ध्यान देना होगा, तुम्हें जो कफ रहता है मीन्स जो प्रेशर हैंडल करना होता है उसे तुम्हें धीरे धीरे रिलीज करना होगा, ना कि फट से तुम रिलीज करोगे तो ठीक तरीके से ब्लड प्रेशर जो है तुम डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। And today's in this class it is enough here. And here we discuss about the blood pressure, how we measure the blood pressure, then ECG process and cardiac cycle. Hope you enjoy the topic. If you have any kind of doubt, frequently ask to me. Have a good day. Thank you.